हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री को, जिसके अंदर कर रहे हैं हम उसका चैप्टर नंबर 2 जो कि है विलियन यानी कि सॉल्यूशन। और पिछली क्लास में हमने आपको विलियनों की सांद्रता को बड़ी डिटेल में समझाया था। आज से हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी का, जो कि है पॉइंट 2.3, जिसको हम कहते हैं विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर सॉल्युबिलिटी होती क्या है। सॉल्युबिलिटी का अर्थ होता है कि कोई विलेय जब किसी विलायक में घोला जाता है तो वह कितना अधिक घुल सकता है। यदि कोई विलेय किसी विलायक में काफी ज्यादा मात्रा में घुले तो हम कहेंगे कि उस विलेय की उस विलायक में जो विलेयता है वह अधिक है। और यदि कोई विलेय किसी विलायक में कम मात्रा में घुले तो हम कहेंगे कि उस विलेय की उस विलायक में विलेयता क्या है, कम है। और बहुत से ऐसे विलेय होते हैं या कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, विलेय का मतलब है पदार्थ और विलायक मतलब जिसकी मात्रा अधिक है। एक कम मात्रा का पदार्थ एक अधिक मात्रा में जब मिलाया जाता है तो हम कहते हैं कम मात्रा के पदार्थ को कहते हैं विलेय और अधिक मात्रा के पदार्थ को क्या कहते हैं, विलायक। क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने आपको यह बताया था, जब विलेय विलायक में मिलता है तो किसका निर्माण होता है, विलियन का। तो हमने क्या कहा था, विलेय जब विलायक में मिलता है तो किसका निर्माण होता है, विलयन का निर्माण होता है। यह बात हमारे को पता है। अब बात आती है कि इसमें से किस पदार्थ को विलेय कहा जाए, किसको विलायक कहा जाए। पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जिसकी मात्रा कम हो, कम मात्रा वाला विलेय कहलाता है। अधिक मात्रा वाला, अधिक मात्रा जिसकी होगी वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। और इन दोनों के मिलने से जो हमें मिलता है उसे हम क्या देते हैं, विलयन कह देते हैं। तो अब यह विलेय इस विलायक में कम घुल रहा है तो हम कहेंगे विलेयता कम होगी। यदि यह विलेय विलायक में काफी ज्यादा मात्रा में घुल रहा है तो हम कहेंगे जो विलेयता है, यह विलेय की विलायक में जो विलेयता है वो क्या है, ज्यादा है। तो अब बात आती है कि आखिर किस प्रकार से हम इस विलेयता को परिभाषित कर सकते हैं। तो अब विलेयता को परिभाषित करते हैं, हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर एक पदार्थ की किसी विलायक में विलेयता उस पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा है, अधिकतम मात्रा है जो इस निश्चित ताप पर, कौन सा निश्चित ताप, जो हमने शुरू में लिया, जो इस ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुलकर एक संतृप्त विलयन का निर्माण करता है, तो यह हमने क्या कर ली, विलेयता की परिभाषा लिख ली। अब बात आती है कि आखिर इस परिभाषा को जरा हम ढंग से समझें। हमने क्या कहा कि किसी निश्चित ताप पर, तो पहला वर्ड ध्यान देने लायक क्या है, निश्चित ताप। इसको अंडरलाइन कर रहे हैं। तो यहां से हमें एक बात पता चलती है, यदि ताप परिवर्तित हो जाए तो इसका अर्थ है कि विलेय जो विलायक में घुल रहा है उसकी हम कह सकते हैं विलेयता प्रभावित होती है। उसकी विलेयता या तो बढ़ सकती है या घट सकती है यदि ताप बदले। तो पहले ही जानकारी हमें यहां से ये मिलती है। दूसरा कहते हैं पर एक पदार्थ की किसी विलायक में विलेयता उस पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा है। अधिकतम मात्रा मतलब आप विलेय पदार्थ को विलायक में इस अधिकतम मात्रा से ज्यादा नहीं घोल सकते। तो वह अधिकतम मात्रा है जो इस ताप पर जो निश्चित ताप पर है, विलायक की निश्चित मात्रा। अब एक और वर्ड आ गया, देखिए, निश्चित मात्रा किसकी, विलायक की।
ये सब बच्चों ध्यान देने वाली चीजें हैं। विलायक की निश्चित मात्रा में घुलकर एक संतृप्त विलयन का निर्माण करती है। तो अब एक एक वर्ड को हम समझेंगे तो इससे हमें इस विलेयता की पूरी जानकारी मिल जाएगी। पहला वर्ड आता है किसी निश्चित ताप पर। इसका अर्थ है कि जब आप किसी पदार्थ को, जिसको हम विलेय कहते हैं, किसी विलायक में घोलोगे तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि उस दौरान, उस प्रक्रिया के दौरान ताप नियत रहना चाहिए, क्योंकि ताप परिवर्तित होने से जो विलेयता होगी विलेय की विलायक में, वह प्रभावित होती है। तो पहली स्थिति क्या है? ताप नियत रहे। सेकंड, ये कहता है वह अधिकतम मात्रा है। इसका अर्थ है कि विलेय को जब विलायक में आपने घोला तो वह विलेय की वह अधिकतम मात्रा है, इससे ज्यादा विलेय नहीं घुल सकता। किसमें? विलायक की निश्चित मात्रा में। तो विलायक की मात्रा भी निश्चित होगी। एग्जाम्पल से ले लेते हैं, मान लेते हैं मैंने यहां पर एक बीकर लिया और बीकर में मैंने जल भर लिया। ये मैंने जल भर लिया, ये क्या है? जल। कितना लिया? 1 लीटर ले लिया। 1 लीटर जल ले लिया। तो 1 लीटर जल में अब मैंने क्या करा? इसका टेम्परेचर नोट कर लिया। तो यहां का टेम्परेचर मान लेते हैं, मैंने कहा यह मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, ये फिक्स कर दिया। अब मैं इसमें विलेय पदार्थ के रूप में चीनी घोल रहा हूं। क्या घोल रहा हूं मैं? चीनी। विलेय क्या है? जिसे घोला जा रहा है, जो पदार्थ है वो क्या है? चीनी। चीनी को हम जल में घोल रहे हैं। आप जानते हो जल में चीनी को घोले तो चीनी क्या होती है? जल में घुलती चली जाती है। हमने 1 चम्मच डाला 1 लीटर में, 2 चम्मच डाला, 3 चम्मच डाला, 10 चम्मच डाले, चीनी घुलती जा रही है। लेकिन फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि चीनी को हम इस 1 लीटर जल में जब डालते हैं और ज्यादा चीनी, मान लो 20 चम्मच तक पूरी की पूरी घुल रही है। अब 20 के बाद जब 21वां चम्मच डाला तो हमने देखा अब चीनी वो तली पर रह गई। हम हिला रहे हैं, खूब हिला रहे हैं, लेकिन चीनी घुल नहीं रही है। साथ ही आपको इस बात का ध्यान देना है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान इस जो हमारा ये विलयन बन रहा है, इसका ताप नियत होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, न बढ़े न घटे। तो हमने देखा अब चीनी इसमें घुल नहीं रही है। तो जब चीनी नहीं घुल रही है तब हम यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन का क्या अर्थ होता है? संतृप्त विलयन का अर्थ है कि जब किसी विलायक में कोई विलेय मिलाया जाता है तो एक ऐसी स्थिति आती है कि अब विलायक में विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घुल सकती। तो इस सीमा को, जिस सीमा के बाद विलायक में विलेय पदार्थ न घुले, तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। पर मुख्य बात ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 2 कंडीशंस होनी चाहिए। यदि वो दोनों कंडीशंस आपकी फेल हो गई तो संतृप्त विलयन वाली स्थिति आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। पहली कंडीशन क्या? तो पूरी प्रक्रिया के दौरान ताप नियत रहना चाहिए, निश्चित रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि जो विलायक है उसकी निश्चित मात्रा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1 लीटर जल की बजाय बीच में फिर आधा लीटर और डाल दिया, ऐसे नहीं बनेगा संतृप्त विलयन। फिर उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? चीनी को, यानी कि विलेय पदार्थ को विलायक में और अधिक घोलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां से हमारे को एक नया शब्द आया जो कि है संतृप्त विलयन। क्या है? संतृप्त विलयन, जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक में और अधिक विलेय पदार्थ को न घोला जा सके। तो लिख लेते हैं कि किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा के लिए, विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुलने पर
जो विलयन प्राप्त होता है, जो विलयन प्राप्त होता है उसे ही संतृप्त विलयन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। इससे एक बात और पता चलती है कि अब विलायक में और विलेय पदार्थ को नहीं घोला जा सकता। लिखते हैं अर्थात संतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन में विलायक पदार्थ में, विलायक पदार्थ में विलेय पदार्थ को, विलेय पदार्थ को और अधिक नहीं घोला जा सकता, नहीं घोला जा सकता। भाई आप विलायक में विलेय डाल तो सकते हो, इसके लिए तो स्वतंत्र हो, लेकिन वो घुलेगा नहीं। तो ये हमारा क्या होता है, संतृप्त विलयन। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि आखिर किस प्रकार से जो विलयन होते हैं वो कैसे निर्माण होता है। विलयन किस प्रकार से आपस में हम कहते हैं जब विलायक में कोई विलेय पदार्थ डालते हैं तो किस प्रकार से विलयन का निर्माण होता है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं इसमें। मान लेते हैं जैसा मैंने अभी एग्जांपल लिया, मैंने जल और चीनी का एग्जांपल ले लिया। जैसे जल में हमने क्या घोली थी, चीनी घोली थी। अब यह वैसे ही हम कहें कि यदि मैं जल में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को जल में घोलूं तो किस प्रकार से ये आपस में जुड़ते हैं, इसको भी समझिए। देखिए NaCl हमारा एक प्रकार से कहते हैं इसे हम, यह ध्रुवीय पदार्थ है। तो ध्रुवीय या आप कह सकते हैं ध्रुवीय ठोस है। आपने पिछली चैप्टर में ठोसों के बारे में पढ़ा था, वहां पर ध्रुवीय ठोसों के बारे में आया था। तो ये क्या है, एक ध्रुवीय ठोस है। ध्रुवीय ठोस है इसका अर्थ है कि जब ये जल में घुलता है तो ये क्या होता है, Na+ और Cl- इन दो आयनों में टूट जाता है। ठीक इसी प्रकार से जल की भी खास बात क्या होती है कि इसका सूत्र तो होता है H2O, लेकिन यह भी अपने आप को दो भागों में विभाजित कर लेता है। एक हम कह सकते हैं H+ और एक हमारा हो जाता है OH-। आप ऐसा कह सकते हैं। तो अब यानी कि NaCl एक धन आयन में एक ऋण आयन में टूट गया, और ये H2O भी एक ध्रुवीय हम कह सकते हैं पदार्थ है, और यह भी क्या हो गया, अपने आयनों में टूट गया। तो अब सोडियम क्लोराइड को जब जल में यानी कि नमक को जब जल में घोलते हैं तो ये किस प्रकार से घोलते हैं। देखिए हमने ये एक बीकर बना दिया। इस बीकर में मैं कहूं कि ये हमारे, यदि यह हमने ले लिया धन आयन ले लिया। अब ये धन आयन किसका है, सोडियम का। ये किसका है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, ये Na का प्लस का है। तो अब इसके साथ जब H2O जोड़ता है, अब ये H2O अलग अलग नहीं हुआ, आपस में ही इसके क्या बन जाते हैं, छोर बन जाते हैं। आप ये कह सकते हैं छोर किस प्रकार से कि इसके एक छोर पर धन आवेश आ जाता है और एक छोर पर ऋण आवेश आ जाता है। ये इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं। तो यानी कि यदि इसको मैं इस ब्लैक पेन से प्रदर्शित करूं, ये हमने कहा यहां पर क्या आ गया, धन आ गया, यहां पर ऋण आ गया। तो अब ये सोडियम क्लोराइड के साथ कैसे जोड़ते हैं, ये ऐसे करके आ गया। ये वाला सिरा माइनस का धन की तरफ आ गया और धन वाला सिरा विपरीत दिशा में चले गया। ठीक इस प्रकार से यहां पर माइनस सिरा यहां पर आ गया, धन सिरा यहां पर आ गया। इस प्रकार से यहां पर माइनस सिरा, क्योंकि ये धन है तो माइनस सिरा यहां और धन सिरा यहां। तो इसी प्रकार से चारों तरफ से NaCl को H2O के जो हम कह सकते हैं धन और ऋण आवेश के जो ध्रुव हैं वो घेर लेते हैं। अब यदि हम बात करें कि ये इसका जो Cl आयन होगा उससे क्या होगा, क्या व्यवस्था होगी, तो ये यदि Cl इस प्रकार से है तो इससे कैसे जुड़ेंगे। देखिए ये फिर से हमने यहां पर बना लिया। अब कि ये क्लोरीन माइनस का है तो ये धन सिरा इधर की ओर आ जाएगा क्लोरीन की तरफ, और ऋण सिरा यहां चले जाएगा। इधर की ओर देखें तो यहां पर क्या आ जाएगा, धन सिरा आ जाएगा और यहां पर ऋण सिरा आ जाएगा। यहां पर इस प्रकार से देखें तो धन सिरा यहां पर, ऋण सिरा यहां पर। इस प्रकार से यहां पर देखें तो धन सिरा यहां पर, ऋण सिरा यहां पर। तो पूरे विलयन में सोडियम और क्लोरीन के अलग अलग हम कह सकते हैं आयनों के साथ ये H और OH या कह सकते हैं H2O के
धन और ऋण सिरे जो होते हैं, जो ध्रुव होते हैं, वो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से जोड़ते हैं कि पूरा विलयन बिल्कुल एक सिमेट्रिकल हो जाता है, एक समान रूप से हो जाता है। तो यह हमारी प्रक्रिया है कि किस प्रकार से किसी, आप कह सकते हैं, एक द्रव में एक ठोस घुलता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो यह समझ तो जो टॉपिक है यह यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने संतृप्त विलयन को तो आपको बता दिया, संतृप्त विलयन क्या होता है। किसी विलायक में विलेय पदार्थ की वो अधिकतम मात्रा जिसके बाद अब विलायक में विलेय पदार्थ नहीं घुल सकता, वही क्या कहलाता है, उसमें जो विलयन बनता है उसी को हम क्या कह देते हैं, संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और विलायक में विलेय किस प्रकार से घुलता है, यदि ठोस है तो वो हमने आपको यहां पर डायग्राम से समझा दिया। अब हम समझते हैं फिर असंतृप्त विलयन क्या हुआ। और असंतृप्त विलयन से पहले इस संतृप्त विलयन में ही जो ये हम स्थिति कह रहे हैं कि अब उसमें कोई और ठोस नहीं घुल पाएगा, संतृप्त विलयन में विलेय पदार्थ और नहीं घुलेगा, तो वो क्यों नहीं घुलता, कैसे उस समय प्रक्रिया चलती है, उसको भी हम पहले समझ लेते हैं। तो आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने समझा संतृप्त विलयन क्या होता है। अब हम जब कहते हैं कि संतृप्त विलयन में जो विलेय पदार्थ है वो और अधिक नहीं घुल सकता, तो यह प्रक्रिया क्या होती है, इसे समझते हैं। मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं। मैंने कहा कि इस प्रकार से मैंने एक डायग्राम लिया और यह जो जनरली है ये ठोसों में विलेयता में आता है। किस में आता है ये टॉपिक हमारा, ठोसों की विलेयता, यानी कि हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स। तो हमने कहा कि संतृप्त विलयन की बात कर रहे थे हम, संतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड स्टेट, यानी कि जब विलायक में विलेय पदार्थ अब और अधिक नहीं घुल सकता, तो हम कहते हैं कि वो जो विलयन बना है, जो विलायक में विलेय को घोल करके विलयन का निर्माण हुआ है, वह संतृप्त हो गया, सैचुरेटेड हो गया। तो अब इस बात को हम आगे समझना है हमने कि क्या वो स्थिति होती है। तो मैंने यहां पर एक इस प्रकार से एक विलयन बना लिया। मान लेते हैं यहां मैंने एक विलयन है जो कि संतृप्त है, जो कि क्या है, संतृप्त अवस्था में है। अब ये संतृप्त अवस्था में है, मैंने क्या करा, मान लो जल ही है, जल ही मैंने ले लिया, इसमें चीनी घोल रहा हूं मान लो। तो क्या हुआ, जब जल तो ये है, इसमें चीनी घुली हुई है, अब मैंने और चीनी डाल दी, लेकिन ये कैसा विलयन था, संतृप्त विलयन था। जब संतृप्त विलयन था तो चीनी आकर के यहां पर इकट्ठी हो गई। ये मान लेते हैं चीनी के पार्टिकल्स हैं, ये चीनी के हैं, ये चीनी के हैं। तो क्या चीनी इसमें घुल नहीं रही होगी, हम ये कहें कि क्या इसमें चीनी घुल नहीं रही होगी, निश्चित रूप से घुल रही होगी। जब घुल रही होगी तो हम तो अपनी परिभाषा में कहते हैं कि संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें विलेय पदार्थ विलायक में अब और अधिक नहीं घुल सकता। तो आखिर जब हम एक तरफ तो कह रहे हैं और नहीं घुल सकता, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं भाई घुल रही होगी, तो ये दोनों कंट्रोवर्सी क्या है, इसको आपने समझना है। ये जब चीनी हम एक्स्ट्रा डालते हैं तो ये चीनी इस विलयन में घुलती है, ये क्या होती है, घुल रही है, घुल रही है। ये वाले पार्टिकल्स तो विलयन में घुल रहे हैं, लेकिन ठीक इसी क्षण एक और क्रिया उत्पन्न हो जाती है संतृप्त विलयन में, कि इस संतृप्त विलयन में जो चीनी घुली हुई थी जल के साथ, चीनी के वह वाले अणु उस जल, जिन्होंने क्या करा था, जल के साथ बॉन्डिंग बना रखी थी, वो वहां से निकल के आते हैं और इस ठोस विलेय के साथ जुड़ जाते हैं। ये यहां से आया और यहां पर जुड़ गया, फिर यहां से एक और कण गया और ये विलयन में क्या हो गया, घुल गया। तो यहां से एक और कण निकल के आया और वह क्या हो गया, इन ठोसों के साथ, इन चीनी के कणों के साथ वो भी जुड़ गया। तो एक तरफ से तो चीनी क्या हो रही है, जल में घुल रही है, और दूसरी तरफ से क्या हो रही है, जल में घुली हुई चीनी क्या हो रही है, इस ठोसों के साथ आकर के दोबारा से क्या हो रही है, ठोस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्रिस्टलीकरण। क्या नाम देंगे इसको, क्रिस्टलीकरण।
क्रिस्टलीकरण यानी कि क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलीकरण में जब किसी संतृप्त विलयन में कोई विलेय पदार्थ घोला जाता है तो एक तरफ तो विलेय पदार्थ विलयन में घुलता रहता है और उसी क्षण उस विलयन में जो विलेय पदार्थ होते हैं उसके जो कण हैं वह विलयन से निकल के आते हैं और इस ठोस विलेय के साथ जुड़ते चले जाते हैं, चिपकते चले जाते हैं। तो एक तरफ घुल रही है और दूसरी तरफ आके इसमें इकट्ठी हो रही है। तो जब यह दोनों के दोनों जो हम कह सकते हैं प्रोसेस हैं, दोनों क्रियाएं हैं, जब ये दोनों एकदम संतुलित हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, इसका अर्थ है कि जितनी यहां से चीनी घुल रही थी उतनी ही चीनी यहां पर क्या हो रही है, वापस आकर के ठोस के रूप में परिवर्तित हो रही है। तो हम कहते हैं यह कैसी स्थिति में है, एक गतिक साम्य में है। क्या कहा हमने, ये कौन सी स्थिति है जिसको हम कहते हैं गतिक साम्य स्थिति। ध्यान रखिएगा ये गतिक साम्य क्या है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि चीनी घुल भी रही है लेकिन नहीं भी घुल रही है। तो ये कब होता है, तब की स्थिति है यदि विलयन क्या हो, संतृप्त हो, सैचुरेटेड हो। अब हम यहां पर समझते हैं कि असंतृप्त विलयन क्या होता है। तो दूसरा हम समझेंगे असंतृप्त विलयन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बिल्कुल संतृप्त विलयन का उल्टा है कि एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक में विलेय पदार्थ और घुल सकता है, घोलने पर और घुलता चले जाता है, अभी वह घुलना बंद नहीं हुआ, तो उस विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो परिभाषा क्या दे सकते हैं, एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक में विलेय पदार्थ और अधिक घुल सकता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो असंतृप्त विलयन होगा तो क्या होगा, जब हम विलेय पदार्थ डालेंगे तो ये घुलेगा, लेकिन विलयन में जो विलेय के कण हैं वह इन ठोसों से आकर के चिपकने वाले नहीं है। ये असंतृप्त विलयन की कंडीशन है। तो मुझे लगता है संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर यदि हम बात करें कि जो विलेयता होती है वो विलेयता किन किन बातों पर निर्भर करती है, इस बात को भी हम समझ लेते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है विलेयता को, या लिख सकते हैं ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। सही तरीके से लिखते हैं, ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला जो कारक है वह है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। पहला कारक क्या कहा हमने, पहला है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। तो अब समझते हैं इसका अर्थ क्या हुआ। जब हम कहते हैं कि किसी विलायक में किसी विलेय को घोलते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी पदार्थ किसी भी विलायक में घुल जाए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आप कभी देखिए कि यदि मैं जल लूं, हमने क्या लिया, जल लिया, और जल में मैं घोलने की कोशिश करूं नैप्थलीन या एंथ्रासीन, इनको यदि जल में घोल लेने की कोशिश करूं तो यानी कि ये क्या है, जल क्या है, विलायक, और ये दोनों मैंने कहा क्या है, ये है विलेय। तो यह इसमें घुलने वाले नहीं है, ये नहीं घुलते जल में। अब बात आती है आखिर
क्यों नहीं घुल रहे हैं, और अगर जल में नहीं घुल रहे हैं तो किस में घुलेंगे। तो यहां से हमारी एक दूसरी चर्चा शुरू होती है कि जब हम कहते हैं कि विलेय तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसका अर्थ है कि विलेय तथा विलायक दो प्रकृति के होते हैं और इनको कहते हैं हम ध्रुवीय तथा अध्रुवीय प्रकृति। तो अब आपने क्या समझते हैं, ध्रुवीय प्रकृति। ध्रुवीय प्रकृति का अर्थ यह है कि यदि हमारे पास कोई एक ऐसा ठोस है जो ध्रुवीय प्रकृति का गुण रखता हो। अब आप कहेंगे सर ये ध्रुवीय प्रकृति क्या है। ध्रुवीय प्रकृति का अर्थ है जैसे हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश दोनों अलग अलग हो जाते हैं, या हम विलायकों में बात कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं जिसका कि धन आवेश एक सिरे पर चले जाता है, ऋण आवेश दूसरे सिरे पर चले जाता है। तो जब धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे से सेपरेशन में आ जाएं, एक दूसरे से कुछ दूरी बना लें, उनके केंद्र एक दूसरे से हट जाएं, तो इस प्रकार के चाहे वो विलेय हो अथवा विलायक हो, वो हमारे ध्रुवीय विलेयक अथवा ध्रुवीय विलायक कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में क्या कहा, मैंने कहा KCl ले लीजिए, एग्जाम्पल में NaCl ले लीजिए, KCl ले लिया मैंने, पोटेशियम क्लोराइड ले लिया, तो ये किस प्रकार से होता है, K+ और Cl- में परिवर्तित हो जाता है जल में घुल के। तो ये इसके ध्रुवीय प्रकृति है कि धनावेश एक तरफ, ऋणावेश एक तरफ। और ऐसी हम जल की भी प्रकृति देखी हमने H2O की। H2O भी दो सिरे पे चल जाता है, एक तरफ OH चले गया, एक तरफ H चले गया, और एक तरफ क्या चले गया, OH चले गया। तो इसके भी सिरे क्या हो गए, एक तरफ धन चली गया, एक तरफ ऋण, और जल में भी क्या हो गया, एक तरफ धन चली गया, एक तरफ ऋण। तो जो इस प्रकार के पदार्थ होते हैं जिसमें धनावेश एक सिरे पर, ऋण आवेश दूसरे सिरे पर चले जाएं, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं कि उनकी प्रकृति ध्रुवीय प्रकृति है। तो यदि विलेय की और विलायक यह दोनों की प्रकृति ध्रुवीय है, यानी कि एक समान प्रकृति के हैं दोनों, तो वे आपस में घुल जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि H2O में यानी कि जल में H2O में क्या क्या घुल जाएगा, KCl भी घुल जाएगा, NaCl भी घुल जाएगा, ये दोनों घुल जाएंगे, लेकिन नेप्थलीन और एंथ्रासीन नहीं घुलने वाले। क्यों नहीं घुलेंगे, क्योंकि ये नेप्थलीन और एंथ्रासीन जो हमारे पास पदार्थ हैं यह ध्रुवीय प्रकृति नहीं रखते। ये कैसी प्रकृति रखते हैं, ये रखते हैं अध्रुवीय प्रकृति। तो दूसरी प्रकृति जो होती है उसे हम कहते हैं अध्रुवीय प्रकृति। अध्रुवीय प्रकृति यानी कि पोलर नेचर के होते हैं, ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं। अब अध्रुवीय प्रकृति का क्या अर्थ हुआ, अध्रुवीय प्रकृति का अर्थ है कि एक वो सारे के सारे आप विलायक कह लीजिए, विलेय कह लीजिए या पदार्थ कह लीजिए, जिनमें कि धनावेश और ऋणावेश अलग अलग नहीं होते, उनके केंद्र एक ही जगह पर कॉन्साइड हुए हुए रहते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, वह है अध्रुवीय प्रकृति के। तो ऐसा विलायक कौन सा है, जैसे हम कहें बेंजीन, हमने क्या कहा, बेंजीन। बेंजीन जो है वह क्या है, अध्रुवीय विलायक। अब जो हम कह रहे थे नेप्थलीन और एंथ्रासीन जल में नहीं घुल रहे हैं, तो वो कहां घुलेंगे, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, हमने कहा यह दोनों हैं अध्रुवीय प्रकृति के। तो यह दोनों जल में तो नहीं घुलते, लेकिन बेंजीन में घुल जाते हैं। किस में घुल रहे हैं, बेंजीन में घुल रहे हैं। कौन से, एंथ्रासीन, और दूसरा हमने कहा नेप्थलीन या नेप्थलीन, क्योंकि ये दोनों किस प्रकृति के हैं, हमने कहा यह अध्रुवीय प्रकृति के हैं, अध्रुवीय प्रकृति के हैं। तो यहां पर हमारे को एक बात समझ में आती है कि समान प्रकृति के ही पदार्थ आपस में क्या करते हैं, मैच करते हैं। अलग अलग प्रकृति के पदार्थ आपस में विलेयता उत्पन्न नहीं करते, उनमें विलेयता नहीं होती। इसका अर्थ है कि यदि आप इस NaCl को, KCl को बेंजीन में घोलने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं घुलेंगे, और उसी प्रकार एंथ्रासीन और नेप्थलीन को यदि जल में घोलने का प्रयास करेंगे तो ये नहीं घुलेंगे, क्योंकि ये विपरीत पदार्थ है। जल जहां हमारा ध्रुवीय प्रकृति का है, वहां एंथ्रासीन और नेप्थलीन कैसे हैं, अध्रुवीय प्रकृति के, इसलिए नहीं घुल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जब बेंजीन हमारे ध्रुवीय प्रकृति का है तो इसमें KCl NaCl नहीं घुलने वाले, क्योंकि ये अध्रुवीय प्रकृति के हैं। तो समान प्रकृति के हम कह सकते हैं विलायकों में विलेय पदार्थ घुलते हैं, विपरीत प्रकृतियों के साथ नहीं घुलते। तो
ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या है कि विलेय तथा विलायक की प्रकृति कैसी है। तो समान प्रकृति के तत्व ही आपस में विलेयता रखते हैं, विपरीत प्रकृति के विलेयता नहीं रखते। तो आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा कि विलेयता को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक होता है वो होता है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। यदि दोनों समान प्रकृति के हैं तो जो विलेय है विलायक में घुल जाएगा, और यदि वो विपरीत प्रकृति के हैं तो विलेय विलायक में घुलने वाला नहीं है, वहां विलेयता शून्य हो जाएगी। अब दूसरा जो कारक प्रभावित करता है विलेयता को, उसे हम कहते हैं ताप का प्रभाव। तो दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं ताप का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब बात आती है, जब हमने आपको विलेयता की परिभाषा दी थी तो वहां स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज किया था निश्चित ताप पर, और पूरी कंडीशन लगा के रखी हुई थी कि ताप पूरी प्रक्रिया के दौरान नियत रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, वो बदलेगा नहीं। क्योंकि यदि वह बदल गया तो आप समझिए विलेयता परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि यदि वह बदलेगा तो संतृप्त विलयन की जो स्थिति है वह डगमगा जाएगी। या तो वह संतृप्त विलयन पहले ही संतृप्त हो चुका होगा यदि ताप के प्रभाव को देखें, या वो फिर बाद में संतृप्त होगा। तो इन दोनों स्थितियों को हम समझते हैं कि जो मैं कह रहा हूं कि ताप बदलने से विलयन या तो पहले संतृप्त हो जाएगा या बाद में होगा, इसका क्या अर्थ है। जब किसी विलायक में विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो हम कहते हैं यदि ताप शुरू में है स्थिर, तो अब ताप बढ़ाने से उसकी विलेयता बढ़ेगी अथवा घटेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि विलेय में विलायक को घोलने पर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वह किस प्रकार की है। अब जब शब्द आया किस प्रकार की, तो यहां पर आता है कि दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का यहां हम जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। पहली होती है ऊष्माक्षेपी और दूसरी होती है ऊष्माशोषी। तो पहली हम प्रक्रिया लिख रहे हैं, सबसे पहले ले लेते हैं, चलिए ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या हुई? एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि अभिक्रिया के दौरान बाहर से ऊष्मा देने पर क्या हो, अभिक्रिया की रफ्तार बढ़ जाए। इसका अर्थ है कि यह अभिक्रिया ऊष्मा को क्या करती है, अवशोषित करती है। ऊष्मा की कमी होती है इसमें, तो बाहर से ऊष्मा खींच रही है, तब अभिक्रिया को चला रही है। ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें बाहर से ऊष्मा ली जाती है, बाहर से ऊष्मा ली जाती है, कहां, अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान। तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका अर्थ है कि ऐसी अभिक्रिया को घटित होने के लिए, चलने के लिए ऊष्मा चाहिए। तो अब यदि आप कोई ऐसा विलेय पदार्थ विलायक में डाल रहे हैं जिनको मिलाने से ऊष्माशोषी अभिक्रिया उत्पन्न हो रही है, तो इस स्थिति में यदि आप ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, विलेयता बढ़ेगी। तो क्या कहेंगे, ऐसी स्थिति में ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। इसका अर्थ यह हुआ यदि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है वह संतृप्त अवस्था पे पहुंच गई, आप ताप बढ़ाओगे तो अब वह विलयन संतृप्त नहीं रहेगा। उसको संतृप्त करने के लिए और अधिक विलेय पदार्थ उसमें घोला जा सकता है। जैसे फिर से एग्जांपल ले लें हम जल और चीनी का। हमने कहा आपने 1 लीटर जल लिया, उसमें 20 चम्मच चीनी घोल दी तो संतृप्त विलयन बन गया। तो अभी उस समय जो हम कह सकते हैं जो जल का ताप था वो मान लेते 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो हमने देखा 25 डिग्री सेंटीग्रेड में 1 लीटर जल में 20 चम्मच चीनी घुल सकती है, लेकिन अब और चीनी डाली तो घुली नहीं। क्यों, कौन सी अभिक्रिया आ गई, वह क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया आ गई जो कि गतिक साम्य में स्थित हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितना विलेय पदार्थ विलायक में घुलता है ठीक उतना ही
जो ठोस होता है वो विलयन में से निकल करके ठोसों के साथ चिपक जाता है, विलय के साथ चिपक जाता है। तो ये गतिक साम्य में आ गया, क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया शुरू हो गई, तो इसका अर्थ है वो संतृप्त विलयन की स्थिति में आ गई। और इस क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया को हम कैसे निरूपित कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं हम विलय प्लस विलायक से बन रहा है क्या, विलयन। लेकिन संतृप्त अवस्था में यह अभिक्रिया क्या हो जाती है, रिवर्स भी हो जाती है। उस विलयन से विलय पदार्थ निकल करके कहां जा रहे हैं, विलय की तरफ जा रहे हैं और विलायक से अलग हो रहे हैं। इसलिए यह क्या है, एक प्रकार से उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। विलय और विलायक मिलकर विलयन बना रहे हैं, दूसरी तरफ विलयन से विलय और विलायक अलग अलग हो रहे हैं। तो क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया है, गतिक साम्य की अभिक्रिया है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो अब हम कहते हैं कि विलय और विलायक जब इन दोनों को मिलाया और ताप बढ़ा दिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो अब क्या होगा, मैंने कहा 1 लीटर चीनी में 1 लीटर जल में 20 चम्मच चीनी घोली तो देखा संतृप्त विलयन बन गया। लेकिन ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा के 30 डिग्री सेंटीग्रेड करा तो देखा अब और चीनी घुल सकती है उसमें। इसका अर्थ है कि वो क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया रुक गई, अब और चीनी घुलनी शुरू हो गई, और हो सकता है वो जो 20 चम्मच से वो जाकर के 30 चम्मच तक घुल जाएं। तो अब संतृप्त विलयन हमें बाद में प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ है कि विलय पदार्थ की विलयता बढ़ रही है। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। और यहीं पर एक और नियम लागू होता है जिसे कहते हैं ला शातीय का नियम। तो क्या नियम है उसको भी समझ लेते हैं। ये हमारा होता है ला शातीय का नियम। तो ला शातीय का नियम क्या होता है, इस बात को समझिए। यह कहता है कि यदि कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था में है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा आप, यदि कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था में, अब साम्य अवस्था कैसी, हमने कहा कि हमने जल पे चीनी घोली और एक संतृप्त विलयन प्राप्त कर लिया। तो जो संतृप्त विलयन है वो क्या है, साम्यावस्था है। तो अब साम्यावस्था आ गई। अब यदि हम इसको थोड़ा इसका ताप बढ़ाएं, ताप बढ़ाएंगे तो उसकी साम्यावस्था परिवर्तित हो रही है, क्योंकि अब इसमें और चीनी घुल सकती है और विलय पदार्थ घुल सकता है, उसकी विलयता बढ़ गई। तो यहां पर हम कह रहे हैं ला शातीय का नियम लागू होता है। ला शातीय का नियम कहता है कि यदि कोई अभिक्रिया साम्यावस्था में है तो उसकी साम्यावस्था में यदि उसके जो चर हैं कौन कौन से, उस विलयन की सांद्रता, उस विलयन का ताप, उस विलयन का दाब, इनमें से किसी भी चीज को यदि परिवर्तित करें तो साम्यावस्था क्या होगी, परिवर्तित होगी, डगमाडोल होगी। और जब साम्यावस्था डगमाडोल होगी तो ला शातीय का नियम कहता है कि वह साम्यावस्था अपने को इस प्रकार से एडजस्ट करेगी, इस प्रकार से व्यवस्थित करेगी कि जो उस पर परिवर्तन किया गया, जो उसका ताप बढ़ाया गया, दाब बढ़ाया गया या सांद्रता बढ़ाई गई या इनको कम किया गया, जो भी आप परिवर्तन ला रहे हो, वह क्या करेगी, उसके प्रभाव के विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करेगी। इसका अर्थ है कि जो भी परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है साम्यावस्था। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ला शातीय का नियम कहते हैं। तो अब इस केस को समझिए। हमने कहा हमारे पास विलयन क्या मिल गया था, संतृप्त। हमने ताप बढ़ाया, जब ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से क्या होगा, विलयता बढ़ेगी। जब आप ताप बढ़ा रहे हो तो ला शातीय का नियम कोशिश करेगा कि ताप को कम किया जाए। ताप बढ़ गया ना साम्यावस्था से, तो ला शातीय का नियम क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। विरोध करने के लिए क्या करेगा, ताप को कम करेगा। और ताप कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे जो अभिक्रिया है उसकी रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि उसकी विलयता तेजी से बढ़ जाएगी। जब विलयता बढ़ जाएगी तो उसका ताप घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो है वह अभिक्रिया को चलाने के लिए ऊष्मा को खींचती है। तो आपने 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया तो यह तेजी से अपनी ऊष्मा को बढ़ाएगी, जिससे उस 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को घटा करके पहले की तरह मेंटेन कर दिया जाए। तो यह हमारा क्या कहलाता है, ला शातीय का नियम कहलाता है। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं कि भविष्य में हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। यहां पर है, इस नियम के अनुसार जब कोई
अभिक्रिया अभिक्रिया साम्यावस्था में होती है, साम्यावस्था में होती है, तो वह उस अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों, प्रभावित करने वाले कारकों यानी कि कौन कौन से? ताप, दाब, सांद्रता, प्रभावित करने कारक, तो वह अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों, एक बार दोबारा से देख ले, इस नियम के अनुसार जब कोई अभिक्रिया साम्यावस्था में होती है तो वह उस अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को परिवर्तित करने पर इस प्रकार से गति करती है, या इस प्रकार से गति लिख लेते हैं, गति करती है, अथवा उस दिशा में गति करती है, उस दिशा में गति करती है, जिससे परिवर्तन को न्यूनतम किया जा सके, न्यूनतम किया जा सके। तो मुझे लग रहा है लाशाती का नियम आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने ताप बढ़ाया तो ताप बढ़ने से लाशाती का नियम लागू हो गया, क्योंकि वो साम्यावस्था थी संतृप्त विलयन की। तो अब लाशाती के नियम के अनुसार वह कोशिश करेगा कि इस साम्यावस्था को बनाए रखने की। तो इसके लिए जो ताप बढ़ा है उस ताप का उपयोग करेगा वो विलेय पदार्थ को विलायक में तेजी से घोलने में। तो विलेय पदार्थ की विलायकता या विलेयता बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो उसमें ज्यादा चीनी घुल जाएगी। तो यहां लाशाती का नियम लागू हो गया। अब ये तो हमने आपको बताई थी पहली ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब जो दूसरी अभिक्रिया होती है जिसे को हम कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या हुई? बिल्कुल इसकी विपरीत अभिक्रिया, एक ऐसी अभिक्रिया जिसको कि घटित होने के लिए, चलने के लिए, जब वो चलती है तो वो क्या करती है? ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो यदि वो ऊष्मा उत्पन्न करती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जो चलते समय जब अभिक्रिया चल रही हो, चलते समय ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। और यहां पर क्या होगा? यदि आप ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जो सैचुरेटेड विलयन था उसमें क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया बढ़ जाएगी, यानी कि विलेयता घट जाएगी। मेरी बात समझ रहे होंगे, क्योंकि संतृप्त विलयन पहले से है। आपने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में कहा ताप बढ़ाए तो विलेयता बढ़ गई, और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ताप बढ़ाए तो विलेयता बढ़ गई। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या हो रहा है? ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगी ना, और विलेयता घटेगी तो क्या होगा? वो क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया बढ़ जाएगी, जिससे जो विलयन में जो हम कह सकते हैं कि जो चीनी जो घुली हुई थी उसकी मात्रा घट जाएगी, वो क्रिस्टलों के रूप में, विलेय के रूप में दोबारा से परिवर्तित हो जाएगी। तो क्या लिखते हैं? अभिक्रिया कहलाती है ताप बढ़ाने पर इन अभिक्रियाओं की विलेयता घट जाती है। तो मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से घट जाती है। तो हमने दो प्रभावों की यहां जानकारी कर ली। एक हमारा था प्रकृति, जिसमें विलेय और विलायक की प्रकृति के बारे में था, और दूसरा था हमारा ताप का प्रभाव। तीसरा हमारा जो प्रभाव करने वाला कारक होता है उसे हम कहते हैं दाब का प्रभाव। तीसरा है दाब का प्रभाव। तो ध्यान रखिएगा, ठोसों की
जो द्रवों में विलेयता होती है वो दाब से प्रभावित नहीं होती। लिख रहे हैं हम, ठोसों की द्रवों में विलेयता दाब से प्रभावित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो हमारे द्रव होते हैं वो हमारे होते हैं असंपीड्य, अर्थात उनको दबाने पर उसके आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो असंपीड्य द्रव होते हैं। तो यदि हम दाब को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो द्रव के आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए विलेय पदार्थ की विलायकता पर भी कोई भी फर्क, विलेय पदार्थ की विलेयता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से हम इन तीनों चीजों को समझ सकते हैं, तीनों प्रभावों को समझ सकते हैं विलेयता के। तो आप नोट कीजिए, फिर हम समझते हैं गैसों की विलेयता के बारे में। प्यारे बच्चों, अभी हमने किसी ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करी और वहां पर हमने देखा था कि दाब का तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, ताप का काफी अधिक प्रभाव पड़ता है। तो बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में कह लीजिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ ऐसे प्रश्न आए हैं जिसमें यह कहा गया है कि किसी ठोस की विलेयता को चित्र के रूप में आपको प्रदर्शित करना है, वक्र के रूप में आपको प्रदर्शित करना है। तो यह एनसीईआरटी में नहीं है, यह हम कह सकते हैं कि कुछ दूसरी एक्स्ट्रा बुक्स में दिया हुआ है, तो हम ये टॉपिक भी यहां आपका क्लियर कर रहे हैं। तो जब किसी ठोस की विलेयता पर ताप के प्रभाव को किसी वक्र के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे हम कहते हैं विलेयता वक्र, यानी कि सॉल्युबिलिटी कर्व। तो अब इसी को देखते हैं। हमने कहा विलेयता वक्र, जिसे इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी कर्व कहते हैं। सॉल्युबिलिटी कर्व यानी कि विलेयता वक्र। क्या होता है विलेयता वक्र? जैसे कि अभी मैंने आपको परिभाषा दी कि किसी ठोस की विलेयता को ताप के किसी ठोस की विलेयता पर ताप के प्रभाव को जब एक वक्र के द्वारा, वक्र यानी कि कर्व, एक वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो इसे विलेयता वक्र कहते हैं। विलेयता वक्र कहते हैं, विलेयता वक्र कहते हैं। अब ये विलेयता वक्र आप यदि बना रहे हो, कोई कर्व बना रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए उसमें दो चर होंगे। तो यहां दो चर कौन कौन से होंगे? एक ताप हो गया, और ताप का प्रभाव किस पर पड़ा है? विलेयता पर पड़ा है, तो यही दोनों चर हो गए। तो इसमें लिख भी लेते हैं, इसमें ताप तथा विलेयता के मध्य वक्र बनाया जाता है। और जब ताप और विलेयता के मध्य वक्र बनाते हैं तो हमें दो प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं। एक होते हैं सतत विलेयता वक्र, यानी कि कॉन्टिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व, और दूसरे को हम कहते हैं असतत विलेयता वक्र, जिसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व। तो ये दो प्रकार के कर्व हैं। देखते हैं ये दोनों कर्व क्या होते हैं। सबसे पहले आता है सतत विलेयता वक्र। तो यहां पर इसे ड्रॉ करते हैं, ये हमने बना दिया। इस जगह पर क्या है? विलेयता ऊपर की ओर बढ़ रही है, अरे यहां पर हम क्या कह रहे हैं? क्या है? ताप। जो सतत विलेयता वक्र प्रस्तुत करते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे हम कहते हैं जल है, और जल में हम पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl
इसको यदि घोलें, तो जब इसको घोलते हैं तो हमें जो वक्र प्राप्त होता है वो इस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है, ऐसे करके एक वक्र प्राप्त होता है। तो यह वक्र क्योंकि एक समान रूप से जा रहा है, इसमें कहीं हम कह सकते हैं कुछ तीक्ष्ण, कुछ शार्प, कुछ बीक्स नहीं है, यानी कि कुछ चोंचे प्रकार की नहीं है, एक समान रूप से चल रहा है। तो इस प्रकार के वक्र को हम क्या नाम देते हैं? इसे कहते हैं सतत विलेयता वक्र है। यह हमारा क्या होगा? सतत विलेयता वक्र। यह आ गया। अब दूसरे प्रकार के वक्र का एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे हम जल में CaCl2 को घोलें और CaCl2 इंटू हम कह सकते हैं जैसे 6H2O, तो इसको यदि घोले तो किस प्रकार से दिखाएंगे वक्र को? यह वक्र इस प्रकार से दिखता है। यहां हमारी क्या होगी? विलेयता। विलेयता किसकी? जल में CaCl2 की विलेयता। और यहां पर क्या है हमारा? ताप आगे बढ़ रहा है, यहां विलेयता बढ़ रही है। तो यह वक्र हमें ऐसे प्राप्त होता है, ऐसे ऐसे करके जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक ये जो वक्र है यह प्रदर्शित किसको करेगा? इसमें इस प्रकार के हम कह सकते हैं कुछ कर्व्स, कुछ चोंचे तरीके की आती है, जिन्हें हम कर्व बीक्स कहते हैं। ये इस प्रकार के हिस्से आते हैं, इसलिए इस प्रकार के कर्व को हम कहते हैं असतत विलेयता वक्र। विलेयता वक्र, असतत विलेयता वक्र से कहा जाता है। अब हम कहीं ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये प्रदर्शित करता है CaCl2 इंटू 6H2O को, जबकि ये वाला हिस्सा जो होता है यह प्रदर्शित करता है CaCl2 इंटू 4H2O को, और ये वाला हिस्सा जो होता है यह प्रदर्शित करता है CaCl2 इंटू 2H2O को। ये इस प्रकार से प्रदर्शित होता है। तो इसलिए इसके बीच में क्या आ जाते हैं? ऐसे इस प्रकार के ये शार्प से चोंच तरीके की बन जाती है। इसलिए ऐसे विलेयता वक्रों को हम कहते हैं यह असतत विलेयता वक्र हैं, जबकि KCl को जब जल में घोलते हैं तो ये एक सीधे ऐसा वक्र प्राप्त होता है जिसे कि हम कहते हैं सतत विलेयता वक्र। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमने इस आज के टॉपिक में समझा विलेयता क्या होती है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किस प्रकार से वो विलेयता को प्रभावित करते हैं। और यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बात, हमने एक क्रिस्टलीकरण को समझा था और यह देखा था संतृप्त विलयन के बाद यदि विलेय को और घोलने का प्रयास किया जाए तो एक गतिक साम्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि जितना विलेय पदार्थ जल में या विलायक में घुलता है उतना ही पदार्थ विलयन से दोबारा से विलेय पर आकर के इकट्ठा हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो वह हमने कहा था जब ये संतुलित हो जाता है तो उसे हम गतिक साम्य कहते हैं। यह चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि आगे के टॉपिक्स में इनकी काफी अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। तो यदि आपके इस पर कहीं डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।